जरा सोचिए, भारत के बिल्कुल बीच में हजारों साल पुरानी एक मूर्ति मिलती है। और वो मूर्ति किसी भारतीय देवता की नहीं, बल्कि एक प्राचीन यूनानी नायक की है। सवाल यह है कि वो वहां पहुंची कैसे। आज हम प्राचीन यूनान और भारत के बीच के एक ऐसे ही हैरान कर देने वाले कनेक्शन की पड़ताल कर रहे हैं, जिसके केंद्र में है इतिहास का एक बहुत मशहूर हीरो। चलिए इस रहस्य की परतों को खोलते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है इस एक कलाकृति से। देखने में ये एक ताकतवर इंसान की मूर्ति है जो एक शेर का गला घोंट रहा है। ये नायक है हेराक्लीज। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात इसकी जगह है। ये मूर्ति यूनान में नहीं बल्कि भारत के मथुरा शहर में मिली थी। और बस यहीं से हमारा सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। एक यूनानी हीरो, उसकी कहानी भारत के इतने अंदरूनी हिस्से में क्या कर रही है? ये आखिर हुआ कैसे? इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर को जानना होगा। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये हेराक्लीस था कौन। देखिए, हेराक्लीस कोई आम इंसान नहीं था। वो एक डेमी गॉड यानी आधा देवता और आधा इंसान था। कहानियों के मुताबिक उसके पिता थे देवताओं के राजा ज्यूस और माँ थी एक इंसान अल्कमिना। इसी वजह से उसमें देवताओं जैसी बेहिसाब ताकत तो थी, पर साथ ही इंसानों जैसी भावनाएं भी थीं। और कमाल की बात यह है कि उसका असर दुनिया में कितनी दूर दूर तक फैला था। उसे यूनान में हेराक्लीस कहते थे, रोम में हरक्यूलिस, यहाँ तक कि फारसी कहानियों में उसे वेरिथरैगना या बहराम के नाम से भी जाना जाता है। मतलब उसकी शोहरत किसी एक देश या संस्कृति तक ही सीमित नहीं थी। असल में हेराक्लीस सिर्फ एक हीरो नहीं था, उसे एक विश्व विजेता माना जाता था। उसके फॉलोअर्स उसे एक देवता की तरह पूजते थे और उन्होंने सीरिया, ईरान, अफगानिस्तान से लेकर भारत तक में उसके मंदिर भी बनवाए थे। तो हमारे पास मूर्तियां तो हैं, लेकिन क्या कोई लिखित सबूत भी है? जी हां, बिल्कुल है। और यहीं से कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प और थोड़ी पेचीदा हो जाती है। ये सबूत है इंडिका नाम की एक किताब। इसे 4वीं सदी ईसा पूर्व में मेगास्थनीज ने लिखा था। अब मेगास्थनीज कोई आम लेखक नहीं था, वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत था। यानी उसने जो भी लिखा वो सुनी सुनाई बातें नहीं, बल्कि आंखों देखा हाल था। और यही बात इस किताब को एक बहुत अहम ऐतिहासिक दस्तावेज बनाती है। तो इंडिका मेगास्थनीज क्या लिखता है? वो बताता है कि हेराक्लीज न सिर्फ भारत आया था, बल्कि उसने यहाँ के कुछ इलाके जीते भी थे। उसके कई बेटे हुए, पर बेटी सिर्फ एक थी जिसका नाम था पंडाइया। और यहीं पे कहानी एक बहुत ही परेशान करने वाला मोड़ लेती है। इंडिका के मुताबिक हेराक्लीज को यह डर सताने लगा कि मरने से पहले उसे अपनी बेटी पंडाइया के लिए कोई लायक पति नहीं मिलेगा। तो अपने शाही वंश को आगे बढ़ाने के लिए उसने अपनी ही 7 साल की बेटी से संतान पैदा की। ये एक बहुत ही विचलित करने वाली बात है। इस हरकत की भयावहता उस दौर के लेखकों से भी नहीं छिपी। जैसा कि एक लेखक ने इस पर सवाल उठाया, जब हेराक्लीज दुनिया के राक्षसों को मार सकता था, तो वो अपने अंदर के राक्षस को क्यों नहीं मार सका? ये सवाल इस घटना की नैतिक जटिलता को साफ साफ दिखाता है। सवाल उठता है कि आखिर ऐसी घिनौनी हरकत के पीछे सोच क्या हो सकती है। देखिए, उस दौर के कुछ शाही घरानों में एक अजीब मान्यता थी। उन्हें लगता था कि अपने शाही खून की शुद्धता बनाए रखने के लिए परिवार में ही संबंध बनाना जरूरी है, ताकि वो किसी और कबीले या आम लोगों से ना मिल जाए। ये सोच आज हमें पूरी तरह से गलत लगती है, लेकिन ये उस वक्त के इतिहास का एक बहुत ही स्याह पन्ना था। ठीक है, लिखी हुई बातें तो एक तरफ हैं, लेकिन क्या इनका कोई भौतिक, कोई ठोस सबूत भी है? चलिए अब पत्थर और धातु में छिपे सबूतों पर नजर डालते हैं। हम वापस उसी मूर्ति पर आते हैं जिससे ये सारी कहानी शुरू हुई थी। इसे 19वीं सदी में एक मशहूर पुरातत्वविद अलेक्जेंडर कनिंघम ने खोजा था। ये मूर्ति 2री सदी की है और इसमें हेराक्लीज के सबसे मशहूर कारनामों में से एक यानी नेमियन शेर का वध दिखाया गया है। इतिहासकारों का मानना है कि इसे भारत में बसे उसके यूनानी या कुषाण फॉलोअर्स ने ही बनवाया होगा। और यहीं हम देखते हैं कि कैसे दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं एक हो जाती हैं। गांधार कला के इस नमूने को देखिए। इसमें ताकतवर यूनानी नायक हेराक्लीस महात्मा बुद्ध के रक्षक, उनके बॉडीगार्ड के तौर पर साथ खड़े हैं। सोचिए, एक यूनानी हीरो भारतीय आध्यात्मिकता का गार्डियन बन गया। ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं थी। इन दो महान संस्कृतियों, यूनानी और भारतीय के मिलने से एक पूरी तरह से नई कला और धार्मिक परंपरा ने जन्म लिया। इसी को हम आज ग्रीको बुद्धिज्म या यूनानी बौद्ध धर्म के नाम से जानते हैं।
इसमें यूनानी कला के तरीके को बौद्ध कहानियों और किरदारों को दिखाने के लिए इस्तेमाल किया गया। और सबूत सिर्फ मूर्तियों तक ही सीमित नहीं हैं। कुषाण राजा होविश्क और बैक्ट्रियन राजा अगाथोक्लीज जैसे शासकों ने बाकायदा अपने सिक्कों पर हेराक्लिस की तस्वीर छपवाई, और सिक्के तो किसी राज की ऑफिशियल मोहर की तरह होते हैं। ये इस बात का पक्का सबूत है कि इस पूरे इलाके में हेराक्लिस को एक बहुत बड़ी हस्ती माना जाता था। तो इस पूरी कहानी का आज के दौर में क्या मतलब है? चलिए देखते हैं कि कैसे ये प्राचीन इतिहास आज के विवादों और गलतफहमियों की जड़ बन जाता है। हाल ही में राजा अगाथोक्लीज के उन्हीं सिक्कों को लेकर एक विवाद छिड़ गया। कुछ लोगों ने यह दावा करना शुरू कर दिया कि इन पर कृष्ण और बलराम बने हुए हैं। हालांकि इतिहासकारों और सिक्कों के विशेषज्ञों ने यह साफ किया है कि ये तस्वीरें राजा अगाथोक्लीज और हेराक्लीज की ही हैं, जो कि ग्रीको बौद्ध कला का एक क्लासिक उदाहरण है। तो फिर ऐसी गलती होती कैसे है? इसका जवाब ग्रीको बौद्ध कला की अपनी खासियत में ही छिपा है। जब यूनानी और भारतीय प्रतीक एक दूसरे में इतने घुल मिल गए तो एक ऐसी अनोखी कला बनी जिसे बिना ऐतिहासिक संदर्भ के समझना मुश्किल है और गलतफहमी होना बहुत आसान है। और ये सब हमें एक आखिरी और जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। जिस तरह से हम इतिहास की इन पहेलियों को देखते हैं, उन्हें समझते हैं या कभी-कभी अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ देते हैं, वो सब खुद हमारे आज के समाज, हमारी अपनी सोच और हमारे पूर्वाग्रहों के बारे में क्या बताता है? ये एक सोचने वाली बात है ना?